सर क्यों सर? अरे यार मेरे में स्पेस का एक नहीं है, मैंने खाली नहीं किया अभी, जस्ट क्लास थी 4-5 तो उसमें भर गया वो, तो इसलिए सर अनुराग ने कर दी सर। सर आपको भेजनी किस तरह है? मैं आपको आईडी पासवर्ड दे दूंगा, आप अपलोड कर ओके देना सर, मेरे उस पर। ओके सर। सर वो आपको भेज देगा सर, आप अपलोड कर देना चाहिए। सर आप ही कर देना। हो रही है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट? हाँ सर, हो कर रही रहे है। हैं ना? सर वो ही है। यस सर। तो अनुराग बस सेपरेशन, वो हाँ जी सर बस एक सेकंड सर, अनुराग से कह दीजिए कि वो अपने विंडो पे सर वो स्क्रीनशॉट कर उसको फुल स्क्रीन पे कर दे। हाँ हाँ, फुल है, फुल है। ठीक है। तो सेपरेशन टेक्निक में जो आपके पास है उसमें मैंने लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है उसमें वैसे तो मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, मैं ट्राई करूंगा कि चीजें बहुत नॉर्मल हो, बट अगर कोई चीज दिक्कत हो तो मेरे को बताना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है डेंसिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर मैं आपको अगर अभी से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा समझ सकते हो। मान लो मेरे पास अगर कोई ऐसी फनल अवेलेबल है और मेरे पास दो टाइप के लिक्विड अगर अवेलेबल है, जिसके पास एक के पास डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे के पास डेंसिटी कम है। पहले मैं लिक्विड ए डालूंगा जिसके पास डेंसिटी ज्यादा है, तो वो लिक्विड पहले ए नीचे बैठ जाएगा, राइट? ठीक है। यस। मान लो डेंसिटी ज्यादा है तो वो बैठ जाएगा। अगर डेंसिटी कम वाला बाद में डालूंगा तो इसके ऊपर ही आएगा। अगर ज्यादा डालूंगा तो वो बाद में कैसे ना कैसे इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे वो बैठ जाएगा। लेकिन मान लो मैंने बाद में डेंसिटी कम वाला डाला है और वो इसके ऊपर बैठ गया, राइट? तो डेंसिटी डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि इस डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से, जब डेंसिटी डिफरेंस होता है तो जब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे होता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है। तो डेंसिटी कम वाला ऊपर फ्लो कर सकता है, जो ज्यादा डेंसिटी वाला पार्टिकल होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर बी वाला जो ब्लैक वाला है इसके पास डेंसिटी कम है और इसके पास डेंसिटी ज्यादा है। अब अगर मैं नीचे से कोई होल करूं और नीचे अगर इसमें कोई मैंने इसको क्लोज कर रखा था कहीं से, और अगर मैं इसको ओपन कर दूं, मैं इसको अगर ओपन कर दूं और नीचे मेरे पास कोई गैस जार अवेलेबल है या कोई जार अवेलेबल है या कोई लिक्विड जार अवेलेबल है। अब इसमें क्या होगा, मैं इसको अगर ओपन कर दूं घुमा के, तो ये जो ग्रीन वाला है ये थोड़ी देर में नीचे की तरफ चला जाएगा, ये फ्लो करके इसके नीचे से बह जाएगा नीचे से, ठीक है। तो एक तरीके का डेंसिटी डिफरेंस का हमने यूज यहाँ पर कर लिया है, नीचे से निकल जाएगा और जो ब्लैक वाला है ऊपर एज इट इज रह जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो जब तक ये फ्लो हो रहा होगा, फ्लो होने के बाद आप अगर इसको चेक करोगे तो ये कहीं आपको भी इसका प्रोसेस ही बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जो था अभी वो नीचे आ जाएगा लिक्विड, और जो ब्लैक वाला लिक्विड वो रिमेन रह जाएगा, और पूरा पूरा लिक्विड जो ग्रीन वाला है वो एज इट इज यहाँ पर नीचे की तरफ बैठ जाएगा, जो कि हमारे पास जार नीचे अवेलेबल है, राइट? तो ये वाला इसमें चला जाएगा, अब ब्लैक वाला उसमें रह जाएगा। और अभी मैं चाहूँ तो इसको हटा लूं और फिर से जार को ला के रखूं और फिर इसको मैं निकाल लूं, या चाहो तो इसको पलट ही लो। मान लो 4-5 लिक्विड है तब तो आपको करना ही पड़ेगा ऐसा। अगर मान लो 3 लिक्विड है, 4 लिक्विड अवेलेबल है, तब क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में आपको फिर ऊपर वाला पलटना नहीं है, बस आप यार नॉर्मल प्रोसीजर समझ सकते हो कि मान लो पहले लिक्विड ए है। आपके क्वेश्चन आपको बता दूं केवल ये सेपरेशन से ही नहीं आते हैं, और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। मैं आपको एक बार डिसाइड करके बताता हूँ कैसे क्या हो सकता है इसमें। मान लो दूसरा है, ये लिक्विड नंबर 2 है और ये लिक्विड नंबर 3 है, ठीक है। और फिजिक्स में भी फ्लूइड में क्वेश्चन आते हैं इसके आगे चल के, शायद आपके सिलेबस में है या नहीं मेरे को नहीं याद है 9th का फिजिक्स का सिलेबस, बट है फ्लूइड में। फ्लूइड में है ये कि सेपरेशन या फिर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मानूं कि ये लिक्विड 1 है L1 और ये लिक्विड 2 है L2 और ये लिक्विड 3 है L3, और मैं आपसे पूछूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1, और इसमें रिलेशन आपको बताना है L1 L2 L3 में, तो मेरे पास अगर कुछ ऑप्शन हो L1 इज ग्रेटर देन L2 इज ग्रेटर देन L3, या L3 इज ग्रेटर देन L2 इज ग्रेटर देन L1, या फिर L2 इज ग्रेटर देन L1, और हमारे पास एक ऑप्शन अगर और हो कि L3 इज ग्रेटर देन L2, तो मुझे लगता है कि कोई इस क्वेश्चन को गलत करेगा। सर वही सर, ऑब्वियसली L1 इज बिगर देन L2 इज बिगर देन L3। सबको समझ में आ रहा है या नहीं ये क्वेश्चन? यस सर आ रहा है। भैया जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे अवेलेबल है L1, और जिसकी डेंसिटी 20 में है वो 20 में अवेलेबल है, और जो सबसे कम डेंसिटी वाला है सबसे ऊपर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है, अगर कोई और ऑप्शन दिख रहा है तो बताओ मेरे को। L3 में तो गलती दिख रहा है, ये वाला भी गलती है। L2 L1 से बड़ा दिख रहा है इसमें, और इधर L3 L2 से बड़ा दिख रहा है, तो ये भी गलती है। तो हमारे पास ऑप्शन है सही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस का यूज करके हम सेपरेशन कर सकते हैं। और सेपरेशन करते वक्त क्या करोगे, पहले जार का यूज करोगे, और यहाँ पर कोई मान लो लगाया गया है इसको ओपन करने वाला कुछ पॉइंट है। अब अगर आप इसको खोलोगे तो क्या होगा,
नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा जो भी लिक्विड होगा, ये ब्लू ब्लू वाला इसमें आ जाएगा, उसको आप निकाल लो। फिर इधर ग्रीन और रेड बचेंगे, फिर आप इसको चाहो फिर से खाली जार नीचे रखो और फिर ग्रीन वाला निकाल लो, इधर ग्रीन वाला आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद आप चाहो इसको पलट लो। तो 4-5 लिक्विड भी अगर है, अगर उनमें डेंसिटी डिफरेंस है, तो आप डेंसिटी डिफरेंस की वजह से उसको सेपरेट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत आई होगी अभी तक। नो सर। नो सर। समझ में आ गया ना बेटा? यस चलो सर। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी डिफरेंस का यूज। अभी बताएंगे कैसे करते हैं उसको, क्या प्रोसेस होता है। सर मतलब पक्का मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो प्रोसेस यही है हमारा डेंसिटी डिफरेंस का। और हाँ बताओ बेटा। सर ये डेंसिटी डिफरेंस सर, सिंपल मीनिंग सर ये है सर, जिसकी डेंसिटी कम होगी सर वो हमेशा नीचे रहेगा सर, है ना सर? इसकी डेंसिटी कम होगी सर वो सर ऊपर सॉरी, रहेगा। ज्यादा होगी सर, ज्यादा सर, वो होगी, ऊपर। ज्यादा होगी। बेटे डेंसिटी डिफरेंस का मतलब है कि मेरे को एक बेनिफिट मिल सकता है इससे, कि मैं चाहूं तो इजीली इसको सेपरेट कर सकता हूं। क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस अगर होगा तो कभी भी वो लेवल में तो नहीं रहेंगे। अब लेवल में नहीं रहेंगे तो सेपरेट करना इजी है। अब सेपरेट करने का मेथड यूज करना है। अब चाहूं तो मैं यहां से भी इसको जब डेंसिटी डिफरेंस है ओवरऑल फुलफिल्ड है, तो मैं चाहूं तो यहां से इसको पलटना स्टार्ट कर दूं। पहले ब्लैक वाला निकलेगा, फिर ग्रीन वाला निकलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिक्सड हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं तो अगर मेरे पास जो होल है वो छोटा है, तो मैं इसको एटलीस्ट मॉनिटर कर सकता हूँ कि जब मेरे पास बहुत थोड़ा सा बचेगा ना ग्रीन वाला, तभी मैं समझ जाऊंगा कि अभी ग्रीन वाला खाली हो चुका है। लेकिन अगर मैं ऊपर से पलटने की कोशिश करूंगा तब भी मैं कर तो सकता ही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना अच्छा सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, और ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे तो उसका सेपरेशन इतना इजी नहीं होगा। यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत कम है और होल बहुत छोटा सा है, तो ये धीरे धीरे जाएगा और बाद में यहाँ पर आते आते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना रहेगा ये। ऐसा यहाँ पर जब ब्लैक और ग्रीन लिक्विड के, या ब्लैक और ग्रीन लिक्विड जब यहाँ पर पहुंचेंगे ना, तो इन्हें बहुत कम टच रह जाएगा बस यहाँ पर। तो इसलिए वहां पर अगर थोड़ा बहुत चला भी गया तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए इसको नीचे से करने की कोशिश करते हैं। आगे मैं बताऊंगा। डेंसिटी डिफरेंस का टोटल यूज यही है कि उसका यूज करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस यस सर। सर, आ गई। ठीक है, तो ये हो गया सेपरेशन हमारा। एक तरीका हो गया। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताने की थोड़ी कोशिश की थी। अगर बॉइलिंग पॉइंट का यूज कर रहे हैं या मेल्टिंग पॉइंट का यूज कर लो आप। चलो बॉइलिंग पॉइंट का करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अगर कोई लिक्विड ए है और कोई लिक्विड बी है, और मेरे पास अगर वाटर है, मान लो वाटर है और प्लस ऑरेंज जूस है, ठीक है। वाटर प्लस ऑरेंज जूस अगर इसमें मिक्स्ड है और दोनों एक दूसरे से मिक्स्ड है, अभी यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस नहीं है, तो कोई कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर वाटर हो, कहीं पे वाटर होगा, कहीं ऑरेंज जूस होगा, डेंसिटी लगभग सिमिलर होगी, तो कहीं भी वाटर भी हो सकता है, कहीं भी जूस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम, अरे रुक जाओ यार, बोला मत करो बीच में यार। तो डेंसिटी डिफरेंस की यहाँ तो है नहीं, तो हम कोई इसको ऐसे एज इट इज सेपरेट नहीं कर सकते, या हो सकता है थोड़ा बहुत हो भी तो वो थोड़ा बहुत मिक्स जरूर रहेगा। तो अगर मेरे पास अगर वो ऑप्शन नहीं बच रहा है कि वो सेपरेट है बहुत ज्यादा और काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, अगर डेंसिटी डिफरेंस है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नियर टू क्लोजर रहे, तो वो फिर एक ही लेयर में आ जाएगा और एक ही सरफेस पे रहेगा। तो वो अगर उसका जो भी एरिया है, जो भी हाइट है, अगर वो सिमिलर रह जाएगी तो फिर वो मिक्सअप ज्यादा रहेगा, तो उसको सेपरेट करना थोड़ा इजी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिक्विड है और मेरे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो हमारे पास ऑरेंज जूस है अगर इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेट अस कंसीडर अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ऑरेंज जूस का है और मेरे पास वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वेपोराइजेशन तो मान लो पहले ही होने लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाऊं और बॉइलिंग पॉइंट तक इसको लेके जाऊं, तो धीरे धीरे करके वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। अगर मैं कहीं इसको किसी पाइप के थ्रू कहीं से पास कर दूं, और पाइप के थ्रू पास करके कहीं इसको मैं अगर कोल्ड कंडीशन अगर यहाँ पर दे दूं, और यहाँ पर ये वेपर जब पास हो रही हो वाटर वाली, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा करके वापस पास हो रही हो, और यहाँ पर मैं कहीं कोल्ड कंडीशन इसमें दे दूं और यहाँ पर ये कंडेंस हो सके या लिक्विफाई हो सके, मैं कहीं इसको जा करके किसी कंटेनर में निकाल सकता हूँ। और यार लक्ष्य गुप्ता क्या हो गया तुमको यार? सर व्हाट वाज द नेम फॉर द मेथड, सर डेंसिटी डिफरेंस वाली मेथड का? बेटा उसको नाम बता क्या था? दूंगा सारे मेथड। मैं तो बस यार पॉइंट स्टार्ट के डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी अंदर गया भी नहीं हूं मैं यार। एक एक मेथड बताऊंगा यार, स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो यार। तो बता रहा हूँ मैं हर चीज, सारी चीज क्लियर करूंगा। मैं कहो तो एकदम प्रोसेस पे चला जाऊंगा, अभी छोड़ दूं इन सब चीजों को। मैं सोच रहा हूँ समझ में आ जाए, पेपर के पहले भी दिमाग में एक बार बैठा रहे तुम्हारे, और तो तुम जबरदस्ती बात कर रहे हो। अब मेरे पास अगर यहाँ पर मैं इसको कहीं कंडेंस कर पाऊं और इसको अलग कर पाऊं, तो कंडेंस होकर के कहीं लिक्विड मान लो वाटर का हट जाएगा और नीचे इसमें एज इट इज अभी जो भी ऑरेंज जूस है वो बना रहेगा। तो मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ इस मेथड से भी। समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट वाला मेथड? यस सर। यस सर। एक बार फिर से बता दीजिए।
बेटा बहुत थियरी रटने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर कभी तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट कहीं पूछ लिया गया डिफरेंस का, कहीं पे अगर आपको पता चल गया तो अपने आप से इन चीजों को लिखने की कोशिश किया करो यार। कभी बहुत ज्यादा थियरी वेरी नहीं, तो समझने की कोशिश करो और बहुत ज्यादा रटने की नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि केमिस्ट्री रटनी नहीं है तो नहीं आएगी बाद में, और इतनी ज्यादा चीजें हो जाएंगी कि फिर टाइम के साथ फिर वो कवर अप नहीं होगा यार। तो फिजिक्स का सवाल नहीं है कि वो हर बार आपको फिजिकल केमिस्ट्री मिल जाएगी। अभी मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है तो अभी मान लो आईएसओ वालों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब अभी मान लो आगे बढ़ जाएंगे केमिकल रिएक्शन वगैरह में तो फिर वहां पर तो आपको रटनी पड़ जाएंगी चीजें। तो ट्राई करो समझने की ज्यादा। तो अभी यहाँ पर अगर मेरे पास 2 लिक्विड अवेलेबल है और लिक्विड जो ये रेड वाला है वो कौन सा है? अगर रेड वाला है ये ऑरेंज जूस है, और ये जो हमारे पास ग्रीन लिक्विड है दिख रहा है ये अगर वाटर है, ठीक है। तो मैं चाहूं तो इसको ये वाटर है, और मेरे को इतना पता है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो ऑरेंज जूस है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब इसमें के बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं चाहूं तो बॉइलिंग कंडीशन को यूज करके इनको सेपरेट कर सकता हूं। और करने के लिए मैं क्या करूंगा, वैसे सही बताएं तो सॉल्ट वगैरह को ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सी के आसपास जो सॉल्ट होते हैं उनमें वाटर को इवेपोराइज करके सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और उनमें उतना ज्यादा मतलब उतनी जल्दी वेपोराइज होने की कंडीशन नहीं आती है, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए वो एज इट इज रिमेन रह जाता है नीचे। फिर भी यहाँ पर अगर मैं 2 लिक्विड के बारे में बात करूं तो एक ऑरेंज और एक वाटर है। ऑरेंज जूस है, एक वाटर है। अब ऑरेंज जूस का जो बॉइलिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लो इसके टेम्परेचर को मैंने यहाँ पर मान लो कोई ऐसे कंटेनर लगाया हुआ है ऊपर। कभी कभी तो इसको अगर मान लो वाटर की जरूरत नहीं है, देखो वाटर की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहूंगा तो फिर से भर लूंगा। अगर मुझे लिक्विड से अगर मुझे वाटर को ऑरेंज जूस में से हटाना है तो मैं चाहूंगा कि भैया वाटर उड़ भी जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको कंडेंस करने नहीं जाऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लिक्विड मान लो दो ऐसे अर्जेंटली कोई मुझे ऐसी काम करना पड़ा या कोई ऐसा डिस्टिलेशन करना पड़ा या कहीं भी जरूरत पड़ गई वेपर इसके वेपर का यूज करके या फिर बॉइलिंग पॉइंट का यूज करके कोई ऐसे किसी ऐसे लिक्विड का यूज हटाना पड़ा या ऐसे लिक्विड को सेपरेट करना पड़ा जो दोनों ही लिक्विड कॉस्टली हैं और दोनों ही लिक्विड मेरे लिए जरूरी हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं इनको कंडेंस भी करते हैं। नहीं तो ज्यादातर तो क्या करते हैं जो हमारे पास अनडिजायरेबल है या जिसकी यूज नहीं करना है उसको सीधे इवेपोरेट कर देते हैं, और जो डिजायरेबल है वो नीचे बैठ जाता है ऑलरेडी। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है तो वो एज इट इज रह जाएगा। लेकिन मान लो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कम होता, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता और ऑरेंज का कम होता, तो ऐसी कंडीशन में ऑरेंज को अगर मैं कंडेंस करना चाहता, अगर ऑरेंज को मैं स्टार्ट करना चाहता तो ऐसे तो वेपराइज हो जाता है। तो इसीलिए हम ऊपर क्या करते हैं एक लगा के रखते हैं इधर कंटेनर, ताकि ये इसके होल से पास करे, और जब ये वेपराइज होगा इसके होल से पास करेगा तो यही यहाँ पे कहीं कोल्ड कंडीशन डेवलप करते हैं। और कोल्ड कंडीशन जब डेवलप करते हैं तो इसके ऊपर से जब ये वेपर पास कर रही होती है तो कहीं ना कहीं मान लो ये अभी लिक्विड यहाँ से वाटर पास कर रहा है, वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर यहां से पास कर रही है और यहाँ पर कहीं हमने इसको कोल्ड करके कंडेंस कर लिया है। जैसे ही कोल्ड करोगे ये कंडेंस हो जाएगा। अरे यार मैंने आपको मेटेलिक बॉडी का बताया हुआ है कि आप जब इवेपोरेट करते हो, आप सब्जी बना रहे हो और उसके ऊपर आपने कहीं भी मेटेलिक बॉडी डाल दी है, तो जब वो वेपराइज होता है जैसे ही टच करता है इसके ऊपर कंडेंस हो जाता है। उसी तरह से टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर मान लो आपने कोल्ड कंडीशन मतलब कि अगल बगल अगर पाइप में ऊपर अगर आइस डाल दिया आपने, मान लो पाइप की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर पाइप काफी ठंडी है या फिर जिससे भी ये पास कर रहा है काफी ठंडा है, तो इसके पास से जब वेपर गुजरेगी तो ऑब्वियसली वो ठंडी हो जाएगी, मतलब वो कंडेंस हो जाएगी। तो उसको आप यहाँ पर लिक्विफाई कर सकते हो और इसको किसी और कंटेनर में लेकर के डाल सकते हो। तो यहाँ पर वाटर वेपर धीरे धीरे करके उड़ जाएगी और वाटर वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर करोगे तो उड़ जाएगी। लेकिन ऑरेंज जूस का अगर वेपर जो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, इसलिए ऑरेंज जूस एज इट इज मेंटेन रहेगा और बाद में आप देखोगे तो आपको कंटेनर के अंदर केवल ऑरेंज जूस दिखाई पड़ेंगे, और जो ऑरेंज जूस दिखाई पड़ेंगे और जो वाटर है वो एज इट इज बाहर की तरफ चली गई। और अभी आपके पास ऑरेंज जूस इधर आ गया और ये हमारे पास जार बी था और ये जार ए था। तो हमारे पास अगर देखूं तो जार ए के अंदर अभी भी ऑरेंज जूस एज इट इज मेंटेन्ड है और जार बी के अंदर अभी आ चुका है लिक्विड वाटर, राइट। तो मैंने दोनों को अलग कर लिया है बाय द मेथड ऑफ यहाँ पर दो चीजें अलग अलग अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो बेटा हम यूज ही क्यों करेंगे यार, इतने बेवकूफ तो नहीं है हम। फिर हम बॉइलिंग पॉइंट का मेथड क्यों यूज करेंगे, मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताया ना अभी। अब बोलोगे अभी थोड़ी बार डेंसिटी सेम हुई तब क्या करेंगे, तो भैया बता रहे हैं ना उसके लिए हम। तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट का यूज क्यों किया, जबकि मुझे जब पता था ना कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इसीलिए तो मैंने उसको यूज किया क्योंकि वो मेरे लिए बेनिफिशियल था। भैया समझ में आ रहा है यार नहीं? यस सर यस सर आ रहा है तो ऐसा चल भी नहीं रहा है जो बहुत ज्यादा टफ होगा यार। सर, वरना तो सारी चीजें एक ही प्रोसेस से हो जाती। हाँ ऑब्वियसली अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। वेपर अगर मुझे पता है कि बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है तो फिर मैं क्यों जाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट को यूज करने यार, फिर तो मैं इसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा।
अब अगर डेंसिटी पिछले वाले में सिमिलर हो जाती तो फिर मैं क्यों उसको यूज करता यार फनल लगा के नीचे, फिर तो भैया नीचे वाटर भी आ जाता, लिक्विड जो दूसरा लिक्विड था वो भी आ जाता। तो यहाँ पर मैं इस कंडीशन का यूज कर चुका हूं, और यहाँ पर दो फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखो, एक वेपराइजेशन हो रहा है, एक कंडेंसेशन हो रहा है। हो रहा है या नहीं? यस सर हो रहा है। यस सर हो रहा है। Yes, sir. वेपराइजेशन कहाँ पे हो रहा है? सर वो वाटर यहाँ पे सर ये बीकर में क्या? सर जहाँ पर वो सर सोल्यूशन जहाँ पर वाटर एवेपोरेट हो रहा है। करेंगे तब यहाँ पर वो बीकर में जो जा बीकर रही में जब ऑरेंज प्लस वाटर मिक्सचर को हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो वहां से वो जो वाटर मिक्सचर है या वाटर जो सॉल्वेंट है दूसरा वाला वो क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है, तो वहां पर इवेपोरेशन हो रहा है। लेकिन जब उसको कोल्ड कंडीशन से पास कर रहे हैं और लिक्विफाई कर रहे हैं, देखो बेटा बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार आप देखोगे कि सीधे जो ऊपर यहाँ पर वाटर वेपर उड़ रही है वो एज इट इज खुला हुआ होगा और लोग ऐसे ही प्रोसेस करते हैं। लेकिन जरूरत इसलिए है और बताना इसलिए कंपलसरी है कि मान लो दो लिक्विड अलग अलग हो और दोनों ही हमारे लिए नेसेसरी हो, तब मैं क्या करूंगा, तो ऐसी केसेस में बिना कंडेंसेशन के मैं उसको दोनों को अलग नहीं कर सकता क्योंकि दूसरा वाला तो फिर उड़ जाएगा। या मान लो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट यूज करता और अगर ऑरेंज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता तो मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑरेंज वेपराइज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे तो फिर दिक्कत हो जाती, ऑरेंज जूस ऊपर जाता और ऑरेंज जूस उड़ जाता, एटमॉस्फेयर में बच जाता वाटर। हमें चाहिए क्या होता है, ऑरेंज जूस या वाटर? ऑरेंज सर ऑरेंज बहुत है। तो इसलिए हमने इसको कंडेंसेशन भी यूज किया है यहाँ पे, ठीक है? तो समझ में आए ना बात, कोई दिक्कत? अब इसी तरह हम मेल्टिंग पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट यूज हो गया, अगर मैं चाहूँ तो मेल्टिंग पॉइंट को भी यूज कर लूँ। अब मान लो मेरे पास एक सॉलिड पार्टिकल है, अब इसमें मान लो दो चीजें सॉलिडिफाई हुई हैं, ठीक है? अब कहीं ये दो चीजें सॉलिडिफाई हुई हैं और ये सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस बी है, दोनों आपस में दोनों सॉलिडिफाई हुए हैं और एक सॉलिड सॉल्वेंट या सॉलिड मिक्सचर बना है मान लो। अब मैं चाहूं तो अगर मेरे को अगर पता है कि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है या कोई जल्दी मेल्ट हो सकता है और कोई बाद में मेल्ट होगा, मान लो मेरे को ये पता चल गया कि भाई अगर मेल्ट करना है तो ए वाले को बस 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाओ, ये मेल्ट हो जाएगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाओगे तब जाकर के बी मेल्ट होगा। तो मान लो ये कंडीशन में सॉलिड कंडीशन में है और मेरे पास टेम्परेचर अभी मेंटेन्ड है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं बॉइलिंग पॉइंट तो मैं मेल्टिंग पॉइंट को इजीली यूज कर सकता हूं। मैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा थोड़ा 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेगा और ए वाला मेल्ट होने लग जाएगा। धीरे धीरे कंडीशन ये आएगी, मान लो हम 7 डिग्री सेंटीग्रेड या 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मेंटेन करके रखा, तो थोड़े टाइम के बाद ऑब्वियसली पूरा ए पार्टिकल वो एज इट इज मेल्ट हो जाएगा और बी वाला बच जाएगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा 47 के आसपास। तो ये हमारी कंडीशन हो सकती है एक मेल्टिंग पॉइंट को यूज करने की। तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हमारे पास बच जाएगा केवल इतना पार्ट, और जो ए वाला पार्ट है वो पूरा क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा और वो लिक्विड बन जाएगा। तो वहां पर वो मेल्ट होकर इधर उधर फैल जाएगा और यहाँ पर हम इसको सॉलिड पार्ट है उसको अलग कर सकते हैं और इसके लिक्विड को अलग कर सकते हैं। तो मेरे को अलग अलग चीजें मिल जाएगा। फिजिकल स्टेट में तो अलग कर ही सकते हैं ना, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो ऑब्वियसली अलग कर ही सकते हैं यार। अरे यार अगर पानी में बिस्किट डिसॉल्व करो, अगर बिस्किट डिसॉल्व ही ना हो और वो सॉलिड में रह जाए तो इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होगा कि नहीं? सर इजी होगा। यस सर। अब बॉल खेलते हो, बॉल मारते हो, अगर वो वाटर में जाती है तो वाटर से जब उसको निकालना होता है तो इजीली आप निकाल लेते हो, उसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है? सॉलिड और लिक्विड अलग अलग है, तो फिर ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, आराम से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मेरे को लगता है कि समझ में आया जरूर होगा। यस सर आ गया। यस सर आ गया। Can anyone tell what is the volatility? बेटा जब इस प्रोसेस को बता रहा हूँ मैं बार बार प्रोसेस में अंदर बार यही चीज नहीं बताऊंगा। अभी जब चीजें आएंगी सब्लिमेशन वगैरह। अनुराग शर्मा। हाँ अनुराग सर शर्मा। सारांश मिश्रा। सारांश मिश्रा। Sir, volatile. Sir, for example, petrol is more volatile because it can evaporate more quickly than water. The thing which can evaporate quickly are called volatile, and this is volatility. कोई और समझाएगा? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है कोई, अगर सही से समझाना चाहे तो हिंदी में बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर कोई भी चीज जितनी जल्दी या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर इवापोरेट हो रही है तो उसे मैं ये कह सकता हूँ कि वो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक वॉलेटाइल है और उसी चीज को वॉलेटिलिटी बोलते हैं। जैसे यार तो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं भी होगी तब भी तो वॉलेटिलिटी उसके अंदर होगी। अब कहीं ना कहीं कभी वॉलेटिलिटी कम होगी कभी ज्यादा होगी।
ये सर अगर कंपैरिजन है तब भी उनमें से किसी एक को वॉलेटाइल बोल सकता हूँ। अगर मैं ये बोलूं कि टेंडेंसी टू बी या टेंडेंसी टू गो इन द वेपर स्टेट इज कॉल्ड द वोलेटिलिटी। हाँ सर कह सकते हैं। यस सर। यस यस सर, वो सर तो सही है सर, मोर रेडिली मतलब वो जो तो ऑब्वियस सी बात है सर। हाँ तो ऑब्वियस सी बात ही हम पूछ रहे थे। बाकी कंपैरिजन तो बेटा हो ही सकता है ना, मतलब कंपैरिजन दो चीजों का करोगे तो ऑब्वियसली एक में ज्यादा टेम्परेचर पे अगर वो हो रहा है और एक कम पे हो रहा है, तो ये जो तो ऐसे कम पे बोल हो रहे हैं जाएगा। कि एक वॉलेटाइल है, दूसरा वॉलेटाइल ही नहीं है। क्या बोल रहे हो यार? टेंडेंसी टू बी या टेंडेंसी टू बी इन द वेपर स्टेट या वेपर स्टेट में जाने की जो भी क्वालिटी या टेंडेंसी उसके अंदर होगी, वही वही वोलेटिलिटी होगी। अब वोलेटिलिटी जैसे कि इसने बताया आर्यन ने कि वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। मान लो वो कभी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर टेम्परेचर आपने, अगर वो ज्यादा टेम्परेचर पे वोलेटाइल हो रहा है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर स्टेट में जा रहा है, तो वोलेटिलिटी कम है। और अगर टेम्परेचर कम पे ही वो वोलेटाइल स्टेट में जा रहा है या वेपर स्टेट में जा रहा है, तो उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है। भैया हमने जब आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। जब इवेपोरेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था उस वक्त कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो उसके पास वोलेटिलिटी कम होगी। और मैंने वोलेटिलिटी के बारे में डिस्कस किया है क्लास में, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है। लेक्चर्स है, मैं सेंड कर सकता हूँ क्लास में। बताया है कि नहीं बताया है? यस सर। अरे यार ऐसे भूलोगे तो फिर तो मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस का कोई फायदा ही नहीं, फिर तो मॉड्यूल ही पढ़ो। मैंने बताया हुआ है क्लास में बेटा कि वोलेटिलिटी वो होती है जो मतलब टेंडेंसी टू बी इन द वेपर स्टेट, मैंने वो ही बोला था। और उस दिन आपको एक चीज बताई थी मैंने कि अगर किसी के पास ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब अगर वेट ज्यादा है तो वोलेटाइल होना उसके लिए इजी नहीं है। और एक लिक्विड और सॉलिड और गैस के लिए मैंने वोलेटिलिटी का कंपैरिजन भी किया था। तो कैन एनीवन टेल एक गैस के लिए वोलेटिलिटी ज्यादा होती है या एक लिक्विड के लिए ज्यादा होती है? बस रेज हैंड करके बताना है, मतलब ऐसे नहीं कि सब बोल रहे हैं। स्तव शुक्ला। नो नॉट स्तव्य शुक्ला। Nishant is in class or not? क्लास तो तुम्हारी 10 बच्चों से चलती है, मतलब 110 बच्चे तो बैठे होते हैं मुझे देखते हुए। रोहित अग्रवाल? मोहित अग्रवाल। तो मोहित। नहीं, रोहित अग्रवाल भी है कोई क्लास में। नाव्या लवानिया। यस टेल मी बेटा। गैस क्वालिटी ज्यादा होगी इससे। क्या? गैस की वोलेटिलिटी लिक्विड से। कैन एनीवन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस एंड सॉलिड? क्यों सॉलिड के पास वोलेटिलिटी कम होती है और क्यों गैस के पास वोलेटिलिटी ज्यादा होती है? और वोलेटिलिटी सर अरे मनसुन यस यस सर जैसे कि सर हम लोगों ने पढ़ा कि वोलेटिलिटी टेंडेंसी टू बी एवापोरेटेड किसी भी सब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब अगर सॉलिड है तो सॉलिड को हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो एवापोरेट होंगे। और क्यों तो होंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि सर उसे जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो हीट देने में, अगर जैसे कि हम लोगों ने अभी खुद ही पढ़ा कि टेंडेंसी टू बी एवापोरेटेड एट लोअर टेम्परेचर्स में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। अब हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि अगर एक सॉलिड को एवापोरेट करना है तो उसके लिए टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा, जिसका मतलब है मैं बताऊं सर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। वेदांत अग्रवाल या वेदांत अग्रवाल? निकुंज अग्रवाल। वेदांत अग्रवाल सर क्योंकि पार्टिकल सर सॉलिड के डेंस है तो फिर वो और देर में सर सॉलिड उतनी देर में सर फिर एवोपोरेट लिक्विड में से कन्वर्ट होंगे और फिर सर लिक्विड से फिर वो वेपराइज होंगे। बेटा देखो मैं अगर सही बात अरे रुको यार, कुछ बोलेगा नहीं, जबरदस्ती नहीं, मैं बोलूंगा तभी बोलना। जब आप कभी सॉलिड से गैस पार्ट में जाना चाहते हो तो आपको दो फेजेस से गुजरना पड़ता है, दो लैटेंट फेजेस से। आप ये तो सोचो कम से कम कि 2 बार लैटेंट एनर्जी का लैटेंट हीट लॉस हो रही है। हीट लॉस 2 बार होता है, 2 बार फेज चेंज हो रहा है, तो काफी एनर्जी तो हीट लॉस में जा रही है। अब अगर आप सॉलिड से गैस में जाना चाहते हो, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस अगर आप छोड़ दो थोड़ा सा, तो अगर मान लो आप एक नॉर्मल टेंडेंसी को लेके चलो तो सॉलिड में क्या है, पहली बात तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जो उसके पास मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरी उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल के। अगर आप टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद वो थोड़ा सा
या बॉन्ड जो भी बॉन्ड बने हैं वो थोड़ा सा सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ा सा पार्टिकल मूव करेंगे। देखो टेम्परेचर देने से जब तक केमिकल चेंज नहीं होता तब तक इनर बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं, बस केवल काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से बस पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेटली मूव करते हैं। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज मैंने शायद क्लास में बताया हुआ है। यस सर बताया सर, केमिकल चेंज मोस्टली हाँ जी, यूजुअली तो जब तक परमानेंट। केमिकल चेंज नहीं होता तब तक बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करते हैं, लेकिन हाँ डेंसिटी होने की वजह से उसके पार्टिकल पास पास होते हैं जो पहले दूर जाने की कोशिश करते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद। तो और अगर आप सिंपल भाषा में कहो तो आप अगर सॉलिड में हो तो सॉलिड से गैस में जाने के लिए आपको दो लैटेंट फेज से गुजरना पड़ता है। पहले आप सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो लैटेंट हीट का लॉस होगा, और फिर आप लिक्विड से गैस में जाओगे तब भी लैटेंट हीट का लॉस। तो ओवरऑल वोलेटिलिटी को अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको टेम्परेचर काफी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर आ गई। हाँ जी, तो अगर आप ज्यादा हीट का लॉस कर रहे हो, ज्यादा हीट, बेटा यार मैं बता दे रहा हूँ, तो मैं अगर मैं पढ़ाऊंगा बीच में सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड तो मैं बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं सब एक क्लास में पूरा बता दे रहा हूँ। तो आपको मैं ब्रीफली पूरा बता दे रहा हूँ जितना आपके पास सेपरेशन होने वाला है आगे, बस मैं एक क्लास में खत्म कर दूंगा पूरा सेपरेशन, तो ध्यान से समझ लेना यहीं पे। और अगर कोई दिक्कत है मेरे को बता देना अभी से। वोलेटिलिटी की बात है बेटा, तो वोलेटिलिटी अगर आप मैं वोलेटिलिटी में बताइए अगर कि दो सब्सटेंस है लगा, तो इसमें एक पॉइंट और है, प्रॉपर्टी ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ वन आर मोर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। अगर कोई दो मिक्सचर है और एक के पास वोलेटिलिटी कम है या बिल्कुल नहीं है या सॉलिड में है, या फिर कोई मान लो ऐसा सब्सटेंस है जो काफी हाई टेम्परेचर वोलेटाइल होता है, और अगर कोई टेम्परेचर ऐसा कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कम टेम्परेचर वोलेटाइल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम वोलेटिलिटी का यूज करके भी सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कम टेम्परेचर देंगे तभी वो वोलेटाइल हो जाएगा और उसको हम कहीं ना कहीं कंडेंस कर लेंगे या फिर कहीं ना कहीं उसको हम अलग से निकाल लेंगे। मैंने कंडेंसेशन इसलिए बताया क्योंकि आप ये मत सोचो बार बार कि वो उसका हम वेस्ट कर रहे हैं, जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का भी यूज करते हैं, वो कंडेंस करके यूज करते हैं उसको। तो ये हो गया वोलेटिलिटी का यूज। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। यस सर। एक पार्ट और है, सॉल्युबिलिटी का यूज कर सकते हैं हम। अगर आपको मैं बताऊं कि सॉल्युबिलिटी अभी आने वाला है और नेक्स्ट आपका यही होगा, सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी का यूज मैं कर सकता हूं अगर मैं चाहूं। मान लो मेरे पास शुगर है और मेरे पास है सैंड, मैंने शुगर को पीस दिया और सैंड को पीस दिया, दोनों पार्टिकल को मैंने पीस दिया, और या फिर कोई ऐसा मान लो मेरे पास सोडियम है या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर डिजॉल्व नहीं है, जो सॉल्युबल नहीं है। मान लो कोई चलो सैंड ही ले लेते हैं, सैंड है मान लो, या कंक्रीट है, वो वाटर डिजॉल्व अगर नहीं है, वाटर में वो सॉल्यूशन नहीं बनाता है। शुगर को मैंने पीस दिया और सैंड को भी पीस दिया है, उस कंक्रीट को भी पीस दिया। अब मैं सॉल्युबिलिटी का यूज करके भी इसको सेपरेट कर सकता हूं। अगर मेरे पास एक लिक्विड है और मैं लिक्विड में क्या करूं, अगर इन दोनों को मिला दूं तो जो हमारा शुगर होगा वो क्या करेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, हेटेरोजीनियस सैंड होगा हेटेरोजीनियस एक सब्सटेंस होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है, एक सब्सटेंस हेटेरोजीनियस मिक्सचर बना रहा है, एक सब्सटेंस के पार्टिकल विजिबल हैं क्या? सर अगर शुगर और सैंड को मिक्स करेंगे तो हेटेरोजीनियस बनेगा। नहीं वो तो ठीक है, ओवरऑल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस बनेगा, लेकिन हेटेरोजीनियस है किसकी वजह से? हेटेरोजीनियस अगर सैंड की वजह से है और शुगर का जो सॉल्वेंट है वो किसकी वजह से है? वो अगर शुगर का जो आप मिला रहे हो होमोजीनियस है, वो शुगर की वजह से है। तो शुगर को अगर मैं पूरे जो सोल्यूशन है अगर मैं उसको फिल्टर करने की कोशिश करूं तो क्या सैंड के पार्टिकल को सेपरेट नहीं किया जा सकता अगर वो अलग है तो? नो सर सर करा सकता है इजीली सर, फिल्टर पेपर के द्वारा बहुत सारी टेक्निक हो सकती है जिनसे मैं सैंड के पार्टिकल को सेपरेट कर सकता हूं अगर हेटेरोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं, लेकिन शुगर के पार्टिकल को इजीली सेपरेट नहीं किया सकता, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस खाली होता है उसमें जाके वो बैठे हुए हैं, तो उनको इतनी जल्दी सेपरेट नहीं कर सकते और इतनी जल्दी उनको आप इनफैक्ट विजिबिलिटी भी नहीं उनकी आ सकती। अगर आप उसको देखने की भी कोशिश करोगे, मैंने आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बताते वक्त उस वक्त बताया भी था कि अगर आप उसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करो या आप उसको माइक्रोस्कोप वगैरह से भी देखने की कोशिश करो तो इजीली वो डिस्टिंग्विश आप उसको नहीं कर सकते हो, वो उसके अंदर जाकर के बैठ जाता है जो सॉल्वेंट के बीच का स्पेस होता है। तो आपने अगर दो चीजें ऐसी ली हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, अगर एक सॉल्युबल हो रहा है दूसरा सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो उसको मैं सॉल्युबल करके निकाल लूंगा और दूसरा वाला बच जाएगा। कभी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल किसी ने देखा ऐसा करते हुए? सर चाय छन्नी में करते हैं, सब चाय बनाते हैं। और
बाकी क्लास क्या कर रही है यार? सर दूध और मलाई। रियलिटी में सारे बच्चे वो जूसेस आलसी हैं। वगैरह को अगर क्या बेटा? आप में दूध को छानते हैं सर। सर जूसेस सर वगैरह दूध और मलाई सर। सर जूस सर में से फ्रूट्स का पल्प अलग करके जूस। मतलब जिसके पार्टिकल बड़े हैं वो रह जाएगा। जिसके पार्टिकल बड़े हैं रह जाएगा ना? और साइज से बड़े होते हैं। हाँ सर वो उसमें ऊपर ही रह जाएगा। मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे को याद नहीं आ रहा है कोई कि मैं अभी बताऊं। सर वो आपने कंस्ट्रक्शन में होता रेत है। को छाननी से छान। यस सर। कि हम राइस वगैरह बनाने के पहले थोड़ा बहुत वॉश करते हैं तो सैंड जैसे निकल जाता है, जो भी उसके साथ होता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व पोहा होकर बनाने निकल से जाता है। पहले वो डिसॉल्व तो नहीं होता एक्चुअली। क्या पोहा? वो कह रहा है पोहा धोते हैं पोहा बनाने से। ग्वालियर वाले पोहा की बात बहुत करते हैं यार, हर बात हाँ में पोहा। सर ग्वालियर में बहुत बहुत है फेमस है ना ग्वालियर में। फेमस है मतलब पोहा। अब मैं सोचो आप ग्वालियर में पक्का सर अगर इंदौर जाओगे तो क्या बोलोगे? एक दिन में सिर्फ पोहा है। ठीक है। सर आप ग्वालियर में पक गए सर, इंदौर जाओगे तो क्या बोलोगे सर? आदित्य, इंदौर के थोड़ी। हार्दिक, यस सर। गुड। तो चलो ठीक है। मैंने अभी बात की जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी थी। सॉल्युबिलिटी अगर एक के पास है दूसरे के पास नहीं है तो ऑब्वियसली उसको सॉल्युबल करके अलग कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को धुलते हैं तो वो भी एक मेरा जो टेंडेंसी होता है करने का वो यही होता है। मान लो कि वो उसके साथ वो डिसॉल्व तो नहीं होती सैंड उसके साथ, लेकिन ऑब्वियसली उसको फ्लो करवा सकता है वाटर, तो उसको फ्लो करवा के निकाल देता है। तो उसी तरह से अगर शुगर और हमारे पास सैंड का मिक्सचर है और मैं सैंड अगर डिसॉल्व नहीं हो रही है और वो हेट्रोजेनियस सोल्यूशन बनाएगी तो ऑब्वियसली मैं चाहूँ तो शुगर को डिसॉल्व करके वो वाटर के साथ पास करवा सकता हूँ उसको, तो वाटर के बीच में होकर के निकल जाएगी और सैंड वहां पे बच जाएगी। तो सैंड को और वाटर शुगर को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ या अलग कर सकता हूँ। सर तो अगर ये सर जी बताइए। सर अगर जैसे कि इस प्रोसेस में अगर मेरे को शुगर चाहिए होगी तो शुगर चाहिए होगी, अब जाके शुगर को अब जाके टेम्परेचर यूज करो ना। शुगर चाहिए अगर आपको, यस सर। अब जाके बॉइलिंग यूज पॉइंट करो, यूज अभी कर बॉइलिंग दीजिए। पॉइंट को यूज कर लो अभी वाटर को सेपरेट करने के लिए अभी आगे जाके। सर वाटर वो एवापोरेट। सर इसमें ये दो condition- सेपरेशन टेक्निक्स यूज हो हाँ जाएंगी। ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो आगे यूज कर सकते हो। अब जाके बॉइलिंग पॉइंट को यूज कर लो, वाटर अलग कर सकते हो और शुगर अलग कर सकते हो। सर अपन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से भी कर सकते हाँ क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो, आएगा क्रिस्टलाइजेशन वगैरह आएगा। स्मार्ट वे बता रहे हो अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। मैंने क्रिस्टलाइजेशन कर किया। चलो चलो कोई बात नहीं ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस और भी एक टर्म लिखा हुआ है, एबिलिटी टू कंस्टिट्यूट द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर टू सब्लाइम। अब मेरे पास अगर दो सब्सटेंस ऐसे हैं, मान लो अभी मैंने जैसे कि अभी आपको मेल्टिंग पॉइंट वाला बताया था या मेल्टिंग वाला बताया था, मेरे पास सेम तरीके से एक सब्सटेंस ऐसा है जिसमें आधा ए है और आधा बी है। ये वाला ए पार्ट है और ये वाला बी पार्ट है, ठीक है। अब ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट के पास सब्लिमेशन है या सब्लाइम कर सकता है। सब्लिमेशन तो पता होगा हर किसी को आई थिंक। यस यस सर पता है। यस सर। वेदांत सब्लिमेशन बता सकते हो क्या होता है? Sir, when a solid substance directly changes into the gaseous substance. हाँ बेटा ऐसा मत कर देना कि नहीं आता, क्लास 6 में भी सबको आता है बेटा, किसी बच्चे से पूछोगे हर कोई पकड़ के बताएगा सब्लिमेशन क्या होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो सब्लिमेशन में अगर ए वाला सब्लिमेशन मतलब शो करता है या ए सब्लाइम होता है बी सब्लाइम नहीं होता है, तो अगर सब्लिमेशन में डिफरेंस है या सब्लिमेशन टेंडेंसी में डिफरेंस है तो आप बी वाले और ए वाले को क्या कर सकते हो, आराम से टेम्परेचर दे सकते हो। टेम्परेचर दोगे तो ए वाला क्या हो जाएगा, इजीली वेपराइज हो जाएगा और जो बी वाला है वो एज इट इज मेंटेन रह जाएगा। और ऑब्वियसली ये अगर आप इसको एक कंटेनर में रख रहे हो तो आप देखोगे कि कंटेनर में बाद में सॉलिड और गैसेस मिक्सचर फाइंड होगा, एक गैस होगा और एक सॉलिड होगा। सॉलिड हमारा कौन सा होगा, जो बी वाला पार्ट है, और गैस कौन सा होगा, जो ए वाला पार्ट है। भैया समझ में आया है नहीं? यस सर। तो सॉलिड और गैस और सॉलिड को तो इजीली हम सेपरेट कर ही सकते हैं। तो हमें गैस को अलग गैस हमारा एज इट इज रह जाएगा। मैं चाहूं तो हाथ से निकाल के बी को सेपरेट कर लूं, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना? यस सर। सर तो अपन सर एक को साथ दोबारा कंडेंसेशन के जरिए से कर सकते हैं सर सॉलिड में। अब वो एक का प्रोसेस अलग है। अब एक को मान लो एक डिजायरेबल नहीं है या फिर कोई चीज मान लो ऐसी है जो कंडेंस नहीं हो सकती। अब अगर आप अगरबत्ती को अगर आप पास करो लिक्विड के अंदर या ठंडे किसी सब्सटेंस के साथ से, तो वो इतनी जल्दी वो कभी भी सॉलिडिफाइड नहीं होगी या फिर लिक्विफाई नहीं होगी, क्योंकि वो सब्लाइम हुआ है तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा। वहां पे कंडेंसेशन वहां पे होता है जहां पर लिक्विड से
बना है वेपर, और वेपर से बनेगा वो लिक्विड। लेकिन यहाँ पर और प्रोसेस हो सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे टॉपिक के अंदर कि कुछ प्रोसेस की वजह से अगर मान लो मेरे को जरूरत पड़ी ए वाले की, तो मैं क्या करूंगा। तो सब्सटेंस अगर ए वाले की जरूरत है तो मैं उसको अलग करके कुछ और टेक्निक यूज कर सकता हूँ, तो उसको सॉलिडिफाई करने की टेक्निक्स हैं। ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद एबिलिटी टू कंस्टिट्यूट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर टू डिफ्यूज। भैया डिफ्यूजन टेक्निक बताइए। कैन शिवा अग्रवाल, कैन यू एक्सप्लेन द डिफ्यूजन? Shiva Agarwal, can you explain the diffusion? Purvi Narwaria, can you explain the diffusion? यार बहुत दिक्कत है यार, आधा सिलेबस तो खत्म हो गया, इसीलिए मैं नहीं बताता बहुत सी चीजें। तो क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज तो आ रही है सर। आ रही है। वीडियो ऑफ करके क्यों बैठ गए हो यार? वीडियो ऑफ करके क्यों बैठ गए हो? बेटा किसी को खाना पीना है तो 10-5 मिनट के लिए चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर खाना पीना नहीं है। हाँ नहीं, खाना पीना है तो खा पी लो, कोई दिक्कत नहीं खाना है। पीना नहीं है, कोई है रूम में। सर मैं तो कुछ खा रहा हाँ था सर, ना, रूम में इसलिए। आते हैं इसलिए मम्मी नहीं तो पापा सबके रूम में एक साथ नहीं आते लोग फिर भी। आर्यमान सिंह, कैन यू एक्सप्लेन द डिफ्यूजन? यस सर, डिफ्यूजन मतलब कि दो गैसेस एक दूसरे से मिल जाना, बस। अथर्व, कैन यू एक्सप्लेन डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन मतलब सिंपल वर्ड्स में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल एक परफ्यूम, अपना परफ्यूम को अगर आप स्प्रेड करोगे तो पूरे रूम में फैल जाएगा। सर यही हुआ डिफ्यूजन, और ये सर एक स्लो प्रोसेस है। ओके, अनुराग शर्मा। यस सर, सर यही जो अथर्व ने बोला अरे सेम। कुछ अलग बोल दो यार, कोई और अलग बोलेगा? सर मैं बोल दूं एक पॉइंट अलग? बताइए बताइए। सर वो हाँ दिव्यांशु शर्मा। सर द पार्टिकल्स सर व्हिच आर डिफ्यूज सर, दे डिफ्यूज ऑन देयर ओन सर। उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर परफ्यूम, जैसे सर ने कहा परफ्यूम छिड़केंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो रूम में जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ मिक्स हो जाएगी बिना किसी मीडियम के। ठीक है, तो डिफ्यूजन की भी टेक्निक यूज करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि पास डिफ्यूजन की क्वालिटी है, दूसरे के पास नहीं है, और हमारे पास दो मिक्सचर हैं या एक कोई मिक्सचर है उसमें दो अलग अलग चीजें हैं, तो डिफ्यूजन भी यूज कर सकते हैं हम उनको अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो। और बेटा मैंने अभी आपको 6 टेक्निक बताई हैं, जिन 5-6 टेक्निक का यूज करके हम पूरी सेपरेशन टेक्निक को करते हैं, या जो भी सेपरेशन हम करते हैं इन्हीं 5-6 पे डिपेंडेंट होती है। तो आपको कोई भी प्रोसेस पढ़ोगे कहीं ना कहीं यही सब में से, इन्हीं में से कोई ना कोई यूज होगा। अब कभी कभी 1-2 एक साथ यूज होता है, कभी कभी कोई सिंगल यूज होता है, कभी कभी 2-3 यूज होता है, कभी कभी कोई दूसरा के लिए यूज होता है। मतलब एक टेक्निक भी हो सकती है, 2 टेक्निक भी हो सकती है, लेकिन होता है इन्हीं में से कोई ना कोई है। तो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा चीजें क्या क्या होने वाली हैं। तो अगर आप देखो तो सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द 2 सॉलिड्स, तो हम बात करने वाले। अब देखो मैं बताऊं पहले कि मिक्सचर कैसे कैसे बन सकते हैं। अब मिक्सचर होता है बेटा, एक तो लिक्विड सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड का हो सकता है, और सॉलिड लिक्विड का हो सकता है। लिक्विड सॉलिड हो गया ना, लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड का, गैस का। ठीक है, पढ़ा है सर, बताया था लिक्विड गैस का हो सकता है। तो ये सब सर आपने बता दिया था ये सब। ठीक है, ये कुछ मिक्सचर होते हैं, लेकिन हम मेनली इन 3 के बारे में बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो मेनली हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं बार बार, और उसके बाद इनकी हम डिफ्यूजन टेक्निक्स को, या फिर इनको हम बॉइलिंग पॉइंट को, या फिर इनके कंसंट्रेशन को यूज करके, या कहीं ना कहीं कभी कभी इनके डेंसिटी को यूज करके, या कुछ ना कुछ डिफरेंस अगर होता है इनके बीच में, उनको यूज करके हम पार्टिकुलरली इनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। कैन एनीवन एक्सप्लेन द समरी ऑफ दिस क्लास? सर मैं एक्सप्लेन कर दूं? हाँ जी बताइए। With each 6 point, can you explain the summary, please? Yes sir. सर सबसे पहले अपन ने पढ़ा डेंसिटीज। सर आप जो जिसकी हायर डेंसिटी होगी सर, वो सबसे पहले नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, भले ही आप उसे पहले बीकर में डालो या बाद में बीकर में डालो। जब वो अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाए, तो मतलब यूनिफॉर्मली सेटल डाउन हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो बीकर है उसमें अगर एक टैप कनेक्टेड हो उसे खोल दें और उसे दूसरे बीकर में जमा कर सकते हैं, तब तक जब तक दूसरा वाला नीचे ना आ जाए। तो सर ये हो गया डेंसिटी डिफरेंस। सर फिर आ जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सर फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है
कि जो कोई भी दो सब्सटेंस हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स है, लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में अंतर है। जैसे नेपथलीन बॉल्स और किसी मतलब अगर वो किसी में चिपक गई हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बस उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जा सकते हैं। सर ये सबलाइम नेचर वाला हो गया सर। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, ऑरेंज जूस और वाटर को मिलाएंगे तो क्या होगा कि अगर ऑरेंज जूस का जो वो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 200 डिग्री सेल्सियस और वाटर का 100, तो जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से प्रोवाइड करेंगे तो वाटर चेंज हो जाएगा और उसे दूसरे, अगर हमें कंडेंस करके रखना है, उसे सेव करना है, तो हम दूसरे बीकर में उसे जमा कर सकते हैं और ऑरेंज जूस एक जगह बच जाएगा। तो सर और फिर अपन ने पढ़ा वोलेटिलिटी। तो सर जो सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल होगा ऑब्वियसली सर वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा। ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब सर उसको स्टेट चेंज करने में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। जैसे सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएंगे और लिक्विड से गैस में जाएंगे तो सॉलिड वाले को 2 फेज पास करने पड़ेंगे और ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए सॉलिड की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है और गैस की सबसे कम। और सर फिर था solubility of constituents and mixture in different solvent, और सर डिफ्यूजन था फिर लास्ट वाला। सर डिफ्यूजन भी बता देते हैं सर। जैसे सर कोई भी दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं सर, वो जब खुद मतलब बिना किसी मीडियम या बिना किसी मीन के यूज करे एक दूसरे में मिक्स हो जाए या एक दूसरे से जब उन्हें सेपरेशन करना पड़ेगा तो सर डिफ्यूजन वाला नहीं पता सर मेरे को। ओके यार, एक में डिफ्यूजन हो एक में ना हो, डिफ्यूजन आएगा मैं बता दूंगा। डिफ्यूजन एक में हो रहा हो और एक में नहीं हो रहा हो डिफ्यूजन, तो आप उसको मान लो अगर वो जरूरत की चीज है तो फिर आपको फिर उसको कहीं ना कहीं उसको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। अगर जरूरत की चीज नहीं है तो एज इट इज उसको थ्रो भी कर सकते हो कि वो चीज चली जाए और जो आपके पास जरूरत की चीज है वो बच रही हो, तो इट इज ऑल्सो ओके। अगर उसको मान लो कहीं लेके ऐसी जगह जाना है जहाँ पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है तो फिर उसके लिए भी टेक्निक्स हैं, वो भी करते हैं हम डिफ्यूजन के बाद। तो ठीक है, मैं पढ़ते हैं अभी आगे धीरे धीरे करेंगे। तो पहला जो आपके पास प्रोसेस है अगर आप देखो तो सेपरेशन ऑफ द टू सॉलिड्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। तो मैंने जैसे बताया आपको कि सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड भी होते हैं, लेकिन अभी मैं सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉलिड एंड सॉलिड के बारे में। सर मैं एक बात पूछूं? हाँ जी सर, आप डिफ्यूजन एक बार बता सकते हैं उसमें कैसे होगा सेपरेशन? डिफ्यूजन आगे आएगा लास्ट में क्लास में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो डिफ्यूजन में क्या है कि अगर एक पार्टिकल ऐसा है जिसमें बिल्कुल डिफ्यूजन नहीं होता, मैंने आपको पिछली बार अगर आप पहले चैप्टर को देखो तो आपके पास ब्रोमीन और एक दो कंपोनेंट थे, आपको मैंने बताया था, दो डिफरेंट गैसेस थी, एक डिफ्यूज हो रही थी दूसरी डिफ्यूज कम हो रही थी। बोला था। हाँ सर। सर सेपरेशन कैसे होगा वो मुझे सर, वो तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया ब्रोमीन वेपर और एयर में। हाँ मतलब सेपरेशन का मतलब वहां पे तो चलो वो एक दूसरे के साथ मिक्स था, एक कम डिफ्यूज थी दूसरी ज्यादा डिफ्यूज थी, लेकिन हमारे पास अगर दो मिक्सचर ऐसे हो जिनमें एक के पास डिफ्यूजन हो दूसरे के पास डिफ्यूजन ना हो या डिफ्यूजन कम हो, तो वहां पर हम सेपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी शॉर्ट होल से पास करे या फिर मेरे को पता हो कि कितने कैसी कंडीशन में डिफ्यूज होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको ले जाके और एक पार्टिकुलर सब्सटेंस को डिफ्यूज कर सकते हैं और दूसरा अगर उस कंडीशन में नहीं हो रहा है तो वहां पर उसको बचा सकते हैं। बहुत कम यूज की जाती है, लेकिन डिफ्यूजन इज आल्सो यूज्ड इन सम टेक्निक्स। सो आई डिस्कस इन द क्लास जब आगे आएगा तो। सर क्या आपको वोलेटिलिटी गैसेस तो सारी डिफ्यूज हो जाती है ना? हाँ गैसेस तो हो जाती है। हाँ क्या बोल रहे हो सर? आप वोलेटिलिटी एक और बार बता सकते हो? यार वोलेटिलिटी भी आएगा आगे यार, अब क्या बताऊं उसमें। वोलेटिलिटी का मतलब ये है कि वोलेटाइल जो ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वोलेटाइल जो ज्यादा हो रहा है फॉर्म इनटू वेपर, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग इनटू वेपर। अच्छा वोलेटाइल का मतलब पूछ रहे हो क्या होता है, या वोलेटिलिटी वाला जो मेथड था वो पूछ रहे हो? सर मेथड। अच्छा मान लो मेरे पास दो चीजें ऐसी हैं, एक ज्यादा वोलेटाइल हो रही है एक कम वोलेटाइल हो रही है यार, अब एक जल्दी वेपर जा रही है एक देर में जा रही है। इट्स सिमिलर टू जो हमने यूज किया है एक बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड में, वही वोलेटिलिटी में भी कर रहे हैं, बस इसमें सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इसका एक फंक्शन है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सब्सटेंस को मुझे देख करके पता चल गया कि उसके पास वोलेटिलिटी ज्यादा है उसके पास कम है। अब वोलेटिलिटी को पहचानने के लिए मान लो मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट है दो चीजों का। अब मान लो मेरे पास ए है बी सब्सटेंस है, अब मेरे को पता है कि ए सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मतलब एक एटम का एक एटम का वेट ज्यादा है या एक मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा है, तो मेरे को सामने से देख के नहीं पता सकता कि किसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मैं वहां पर बॉइलिंग पॉइंट पे बात नहीं करूंगा बल्कि उनकी वोलेटिलिटी बात करूंगा, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट हमको ऑलरेडी पता है। और जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया वैसे हमको पता चल गया कि हाँ अगर मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है
तो ऑब्वियसली ये देर से जाएंगे वेपर स्टेट में या फिर वेपर कंडीशन में, कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो वहां पर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात ना करके वोलेटिलिटी की बात कर देते हैं, लेकिन है सेम ही चीज, जो बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा है वही वोलेटिलिटी में हो रहा है। अब ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो गया यार। ओके सर। ठीक है सर वही एग्जांपल हो गया एक तरीके से ऑरेंज जूस और वाटर वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर उसमें वेट पूछ लिया। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हमारा सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड मिक्सचर्स, और मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड अगर मिले हुए हैं तो उसमें पहला प्रोसेस है बाय सब्लिमेशन। यार कुछ नहीं है इसमें यार, सब बता दिया है मैंने ऑलरेडी। आप देखोगे तो लिखा हुआ है द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन हीटिंग एंड द वेपर। प्लीज ओपन योर मॉड्यूल प्लीज। ये सर खुला है। The changing of the solid directly into the vapor on heating and of vapor into directly solid on cooling is known as the sublimation. एक को desublimation बोलते हैं, एक को sublimation बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो sublimation दोनों ही कह देते हैं, कभी कभी दोनों, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कि दोनों ही sublimation है। तो sublimation का प्रोसेस यूज कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और आपको जैसे कि आपको अमोनियम साल्ट और अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट के बीच का एग्जांपल है, वैसे आप नीचे देखो तो एक टेबल बनी हुई है, उसमें कई सारे सॉलिड मिक्सचर दिए गए हैं, जिनमें एक के पास सब्लिमेशन क्वालिटी है या सब्लिमेबल सॉलिड है और दूसरा नहीं है। तो मैं उसको अगर सेपरेट करना चाहूं तो आराम से कर सकता हूं। जिसके पास सब्लिमेशन की क्वालिटी होगी वो अलग हो जाएगा, जिसके पास नहीं होगी वो अलग नहीं होगा, वो एज इट इज सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। दिस मेथड इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ सच सॉलिड मिक्सचर वेयर वन ऑफ द कंपोनेंट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। जहां पर एक सब्लाइम कर जाए हीट करने के बाद। यार लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर, मॉड्यूल में लिखा है ना सर तब। यस सर सेम हाँ वो है सर। हाँ सर आप तो ऐसा करा करो, कॉपी पेस्ट कर दिया करो वो जो मॉड्यूल में, तो सर उससे अरे जरूरत क्या है जबरदस्ती क्या कॉपी पेस्ट करवाओगे इधर उधर? जो चीजें पढ़ाने लायक है वो मैं खुद ही लिखा देता हूँ यार। ये मैं कुछ सोचता नहीं कि मुझे लिखाना है कि नहीं लिखाना है, लेकिन सब चीजें यार एकदम एकदम जब थ्योरेटिकल वे में है तो उसमें क्या लिखा हूँ मैं। एक बार पढ़ लो इसको, अगर कोई दिक्कत आती है देखो मैंने इस सारे के बारे में ब्रीफली मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि क्या क्या होता है। अब अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको कोई बच्चे की नहीं जो नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये है कि फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आप अगर है तो ऑब्वियसली इसको डिस्कस करना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास दो सॉलिड मिक्सचर थे, कॉमन सॉल्ट एक अमोनियम क्लोराइड का, और उसमें जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेबल सॉलिड है, उसको सब्लाइम करा जा सकता है, और जो कॉमन सॉल्ट है वो सब्लाइम नहीं होता है। आप उसको हीट करोगे तो वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, तो वो सब्लाइम स्टेट में नहीं जाएगा, यानी वो वेपर स्टेट में नहीं जाएगा। और आपके पास अमोनियम क्लोराइड है जो जाएगा। तो अगर मैं सेपरेट करना चाहूं तो हीट दूं, हीट देने के बाद अमोनियम क्लोराइड वेपर स्टेट में चला जाएगा और एक अपना कॉमन सॉल्ट नीचे बच जाएगा। और हमारे पास अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं तो यहाँ पर सैंड एंड आयोडीन का दिया हुआ। आयोडीन भी एक सब्लिमेबल सॉलिड है। आयोडीन एक सॉलिड होता है, आपको बताया भी है मैंने क्यों सॉलिड होता है, ये भी बताया हुआ है क्लास में। ब्रोमीन लिक्विड क्यों होता है शायद ये भी बताया हुआ है, बताया है नहीं? यस सर बताया है सर, यस सर यस बताया है। सर। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स वगैरह की बात भी की सर थी, उनके लेकिन बॉन्ड्स के वजह से। और फिर हेलोजन। ठीक है। हेलोजन। उसके बाद मेथड नेक्स्ट स्लाइड में मेथड लिखा हुआ है, आप मेथड भी देख सकते हो। प्लेस द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश एंड हीट इज अब्सॉर्ब ओवर ए लो बंजन फ्लेम, और place a clean glass funnel in an inverted position in the china dish and close the mouth of its stem with cotton wool, or the ammonium chloride in the mixture sublime to form dense white fumes. These fumes condense on the cooler side of the funnel in the form of fine white powder. When the mixture gives off no more white fumes, lift the funnel, scrape the fine white powder from its sides on the piece of the paper. This is pure ammonium chloride. The residue left behind is the funnel. In the funnel is sodium chloride. जो बच जाएगा वो सोडियम क्लोराइड है, जो उड़ के जाके उधर सब्लाइम होने के बाद डीसब्लाइम भी हो गया है पाउडर में, वो हमारा अमोनियम क्लोराइड है। और दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। एक को कूलर साइड बना के रखा है, मतलब कूल करके रखा है, जो हमारा कॉटन वूल प्लग है। उसमें हम कॉटन वूल को इसलिए लगाते हैं कि वो उस पे जाके वेपर लगेगी तो वो सब्लाइम हो जाएगी कूल कंडीशन में, और उसको फिर निकाल के मैं ऐसे पाउडर की तरह से मतलब झाड़ लूंगा। मतलब पाउडर की तरह से उसको मैं, जैसे एक तरीके से कहीं सैंड लग जाए तो उसको आप झाड़ लो, तो वहां पर जब नीचे की तरफ लग जाए अमोनियम क्लोराइड
पाउडर की तरह से, तो उसको मैं अपने कंटेनर में या फिर किसी बॉक्स में जहां भी रखना चाहता हूँ वहां मैं झाड़ लूंगा और धीरे धीरे करके वो निकल जाएगा, और जो हमारे पास एज इट इज मेंटेन्ड रह जाएगा जो सॉलिड, उसे हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। उसके पास कोई भी सब्लिमेशन की क्वालिटी नहीं है, इसलिए वो कभी भी वेपर कंडीशन में नहीं जाएगा और वो एज इट इज ऐसे ही बना रहेगा। और इसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं, ग्लास फनल है, वेपर ऑफ NH4Cl दिया है, साइनाइड्स है और वायर गाज है और मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड है और उसके बाद फ्लेम भी है। तो आई डोंट थिंक ये कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। सर एंथ्रेसीन क्या होता है? एंथ्रासीन इज द फॉर्मेट ऑफ बेंजीन। एक बेंजीन होती है, आपको बता देता हूँ मैं। एक बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आता है। आप क्लासेस में नहीं है इसलिए जबरदस्ती की चीजें पूछते हो, फिर बाद में वो लोग ज्यादा हो गया। और ये बेंजीन है, फिर जब ये थोड़ा सा बड़ी रिंग बनाएगा, जब डबल रिंग एक साथ आती है उसको बोलते हैं नेफ्थलीन। इसके पेरेंट्स का नाम है ये, और इसके ग्रैंडफादर का नाम बता देता हूँ यार, रुक जाओ। ये स्ट्रक्चर कहीं देखे हुए हैं सर, आई थिंक। भैया बार बार देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमको लगता है बायो में। ठीक है, तो बेंजीन है और नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। तो ये हो गया बेंजीन अपना, और ये हो गया नेफ्थलीन, और ये अगला हो गया एंथ्रासीन। तो अभी आपने पीछे के चैप्टर में अभी आपने किसी बच्चे ने क्लास स्टार्ट होते ही नेफ्थलीन पूछा था, पर शायद पीछे की टेबल में नेफ्थलीन एंड आयरन फिलिंग का एक सॉलिड दिया हुआ है। यस सर, लास्ट पॉइंट है। हाँ, तो उसमें नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये कार्बन स्ट्रक्चर्स हैं। तो यार अब जबरदस्ती जाओगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड पढ़ोगे, डबल बॉन्ड पढ़ोगे, रेजोनेंस पढ़ोगे, फिर खत्म हो जाओगे, गिर के फिर बंद कर दो बुक। इसलिए जबरदस्ती की बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। नेफ्थलीन बेंजीन के डबल रिंग हो जाती है तो नेफ्थलीन बोलते हैं, जब ट्रिपल रिंग हो जाती है उसको एंथ्रासीन बोलते हैं। नेफ्थलीन बेंजीन का समझ लो एक पेरेंट्स हैं, और इनके पेरेंट्स एंथ्रासीन है, मतलब ये ग्रैंडफादर इसको बोलते हैं जी। ठीक है, जो भी समझो, मतलब हमारे याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब यही है। तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। Okay. All the best for your examination and थैंक यू सर। Thank you, sir. हमने भैया बता दिया। अगर मान लो, और एक बार बता दूं, अगर मान लो एक आध क्वेश्चन कहीं मिल गया इस पार्टिकुलर पार्ट का, तो ये समझना कि जो हमने आज की क्लास में कवर करा है उसी में से होगा, इसलिए मैंने पूरा कवर करवा दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब ये मैं समझना कि मैं लिखाऊंगा उस सर चीज डू आई को। स्टॉप रिकॉर्डिंग? हाँ जी, स्टॉप कर देना।